जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 फरवरी को जो एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस करंट अफेयर हिंदी, इन सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर देखेंगे और विद डिटेल देखेंगे कि हम जो आगामी एग्जाम दें, ठीक है, तो हमें कुछ सहायता मिले। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम का प्रश्न है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सूदन जी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और इन्होंने 1 अगस्त 2024 को अपना पदभार संभाला था। तो अगर हमें इतनी जानकारी होती तो ये प्रश्न हमसे सॉल्व हो जाता। अब देखिए, आगामी एग्जाम के लिए अब आप इसको लर्न करके रहेंगे और थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जान लेंगे। आप मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन कीजिएगा कि जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप अवश्य ही बताएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पंडित भोलानाथ प्रसन्ना, ठीक है, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये एक बांसुरी वादन करते हैं। ठीक है, तो ये बांसुरी वादक है, तो आपको यही ट्रिक करना था, तो आप याद रखेंगे। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी की एक प्रमुख कलाकार हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पता होती किनके बारे में, पंडित भोलानाथ प्रसन्ना के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे जो पूछा गया है। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, ये मैंने अपने करंट अफेयर में कराया था, फिर मैंने जो एक समरी सेशन बनाया था उसमें भी कराया था। तो अगर आपको ये चीज़ याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपसे ये प्रश्न बना होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे जो पूछा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर क्या थी। ठीक है, तो देखिए जो निर्धारित थी, जो अचीव्ड हुआ, उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैंने पंचवर्षीय योजना डिटेल में करा रखी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक बारी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो औसत आर्थिक विकास दर है वो 9% निर्धारित थी, लेकिन जो वास्तव में जो अचीव किया गया था वो लगभग 8% ही अचीव किया गया था, यानी कि 1% का हम फेल हुए थे, 1% अचीव नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखना है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समयकाल था वो 2007 से 2012 के बीच में था। ठीक है, तो इस तरह से पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बहुत बन रहे हैं, तो आप याद रखेंगे। देखिए, जनगणना से प्रश्न बना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो दोस्तों, अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें है मिजोरम, आपको ऑप्शन में मिला होगा। ठीक है, और वहाँ पे अगर देखें तो 91.58%। ठीक है, तो ये बहुत अधिक होता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक और प्रश्न। तो यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो भारत की कुल आबादी का कितने प्रतिशत थी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 16.5%। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी थी, तो दोस्तों 19.98 करोड़। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, हम आपका समय ज़्यादा नहीं खपत करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम फास्टली आपको क्विकली दिखा रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन था, ये आंसर है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आपसे प्रश्न बना था, जो पोपी नृत्य है ये किस राज्य की गालो जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे गालो जनजाति भी अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति की, ठीक है, एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यह नृत्य जो विशेष रूप से है ये मोपिन उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो मोपिन उत्सव कहाँ से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। क्या पता अगला प्रश्न ये बन जाए आपके किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें लयबद्ध पदचाप होता है, रंगीन पारंपरिक इसमें पोशाक पहने जाते हैं और सुंदर हाथ की इसमें गतिविधियाँ की जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पोपिन नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो पोपे नृत्य किससे संबंधित है, गालो जनजाति। और गालो जनजाति आपको कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है। जनजातियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था। यहाँ पे देखिए थाई पूसम किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये भी जनजातीय त्यौहार है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों कहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है यहाँ पे। और ये जो वहाँ के भगवान मुरुगन हैं
उनको समर्पित त्यौहार है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, यह त्यौहार तमिल समुदाय द्वारा दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों और केरल में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है कि यूपीएससी की अध्यक्ष 2024 में कौन थी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आपसे मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा है कि जो सिविल सर्विसेज है इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 306 से लेकर 315 तक। ठीक है, उसके बाद 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, अब इसी में से आपको एक बताना है कि जो यूपीएससी है इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कुल 8 ही थे। ठीक है, कितने, कुल 8 थे। और संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रारंभ में क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। तो आप इसमें अगर 8 ऑप्शन में था तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने सही जवाब किया है। अगर वर्तमान में देखें तो कितने हैं, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो आप जीएस फोकस फैमिली का पार्ट अवश्य बनिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जरूर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ 34, 32, 30 और 31। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश हैं, आप इनमें से एक ऑप्शन चूज करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इनमें से नहीं है तो अपना आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो दोस्तों यहाँ पे सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी, 322 ईसा पूर्व में की थी। तो यहाँ से प्रश्न बन रहा है, अगर आपसे प्रश्न बने कि इन्होंने किस वंश को पराजित किया था, तो दोस्तों नंदा वंश को इन्होंने पराजित किया था और उसके बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे ऐतिहासिक इमारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों, ठीक है, इनके संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 49। ठीक है, जैसे ऐतिहासिक स्मारक जो है अपने देश में, जैसे मान लीजिए अपना क्या है, अपना लाल किला है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐतिहासिक स्मारक है। तो इनका और राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल हैं, जैसे मान लीजिए आज़ाद पार्क है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनका क्या करना है, इनका संरक्षण करना है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 49 में देखने को मिल जाते हैं और यह राज्यों को इनके स्मारकों के संरक्षण के उपाय के बारे में निर्देश देता है। कौन, अनुच्छेद 49। ठीक है, और आपको पता है 36 से लेकर 51 के बीच में जो आर्टिकल हैं ये किससे रिलेटेड हैं, डीपीएसपी। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्या है, डायरेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये भाग 4 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में आता है। ठीक है, इतना तो हमें ब्रीफली पता होना चाहिए ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए आर वैशाली किस खेल से संबंधित है, आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने करंट अफेयर में ये भी क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भारतीय जो शतरंज खिलाड़ी हैं एक, ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या है, ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप और विश्व अंडर 14 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन की बड़ी बहन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस महिला के बेटे को बुलाकर लाओ, इसमें विदेशज शब्द पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे महिला के लिए जो विदेशज शब्द है वो इस स्त्री के होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बेटे के लिए विदेशज पूछ ले तो सुपुत्र अगर आपके ऑप्शन में होता तो वो करेक्ट होता। ठीक है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना था। यहाँ पे देखें भयभीत शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों इसका होता है निर्भय। ठीक है, तो भयभीत शब्द का विलोम अगर आपके ऑप्शन में निर्भय था, साहसी था, तो वो करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए गला छुड़ाना मुहावरे का मतलब क्या है, ये आपसे प्रश्न बना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, किसी जिम्मेदारी या परेशानी से मुक्त होना, इसको हम कहते हैं गला छुड़ाना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे पूछा गया है इच्छा के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। तो दोस्तों इच्छा के पर्यायवाची शब्द अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, कामना, लालसा। अब दिए गए ऑप्शन में से आपको चूज करना था, इसमें से जो भी होता आपने जरूर किया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे पूछा गया है बारिश के बाद मौसम 7 रंगों वाला हो गया। अब 7 रंगों का मतलब इसमें पूछा गया। तो दोस्तों इंद्रधनुष जो हम बचपन से देख रहे हैं, है ना, तो इसमें कौन कौन रंग है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विवग्योर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको याद रहती है तो आपसे क्वेश्चन बड़ा इजीली बन जाता है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भोपाल सम्मेलन कब हुआ, इसका नाम। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न बना हुआ था, ठीक है, ऐसा मतलब लाइव में, और फिर बच्चों ने कुछ तो ऐसा क्वेश्चन किया था। तो देखिए अगर भोपाल सम्मेलन की बात है तो दोस्तों 1989 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था तो वहाँ पे भोपाल समझौता हुआ था, जिसमें हुआ क्या था, जो यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार है उनके बीच मुआवजे पर एक समझौता हुआ था, जिसको भोपाल सम्मेलन या समझौता के रूप में जानते हैं। अगर आपका टॉपिक इसके आसपास था तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया है, ठीक है। अगर कोई हाल फिलहाल का कोई सम्मेलन था तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए हमने बहुत सारे प्रश्न देख लिए, यहाँ पे एक प्रश्न और देख लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके झील था, तो झील एक स्त्रीलिंग शब्द था, ठीक है। और इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मेरे पास आ पाए हैं उनके सभी आंसर आप लोगों ने देख लिए हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप ज़रूर इसका पार्ट बनेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।